जो G7, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि G7 ममालिक और फिर उसके बाद G7 को D10 करने का इरादा है, और D10 यानी डेमोक्रेसी, ठीक है, और D10 के बाद वो D20 तक शायद अमेरिका जो है वो जाना चाहता है। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात है प्रेसिडेंट बाइडेन की जेनीवा में, और इस दौरान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगन, उनके साथ जब वो पहुंचेंगे नेटो के इजलास में तो उनसे बहुत सारी अलग उनकी मुलाकातें भी तय हुई हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ, फ्रांस के साथ उनके ताल्लुकात आपको पता है कि बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन फ्रांस के सदर की भी जो है वो तैयब अर्दोगन के साथ 1-on-1 मीटिंग साइडलाइंस पे तय हुई है। इसी तरह से बोरिस जॉनसन के साथ भी तय हुई है, एंजेला मर्केल के साथ भी तय हुई है। तो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त आलमी सतह पे, और पुतिन और फिर बाइडेन की मीटिंग भी हो रही है अगले रोज़। और G7 का जो इजलास हुआ है इसमें मतलब एक कोई 500 मिलियन की बात हो रही है, लेकिन अब इनका फाइनल आता है। अच्छा, ये इन्होंने G7 का जो फैमिली फ़ोटो इन्होंने आज जारी की है, तो मैं सिर्फ इसमें ये देख रहा था कि मुझे था कि ये तो 7 हैं, तो ये 9 अफराद कौन से हैं। तो एक इसमें EU की जो है वो पीछे खातून खड़ी है वो EU की प्रेसिडेंट हैं, और वो जो पीछे एक लंबे से तवील से साहब हैं जो ग्रे कलर के सूट में हैं, वो EU कौंसिल के जो है वो प्रेसिडेंट, और बाकी जाहिर है यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं 7 लोग, 7 ममालिक। तो ये जो है ये G7 फैमिली है। अच्छा, अब इसमें लेकिन और प्रेसिडेंट बाइडेन पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो पूरी उनकी कोशिश है कि वो सॉफ्ट जो पावर है अमेरिका की उसको भी दुनिया के सामने लेकर आए, और साथ ही ये तासुर भी ना जाए क्योंकि पुतिन से मिलना है। ऑलरेडी पुतिन को काफ़ी कंसेशंस दे दिए गए हैं अमेरिका की तरफ। मिसाल के तौर पे पुतिन की तरफ से एक बात ये हुई है कि इसमें यूक्रेन ज़ेर बहस नहीं आएगा। कुछ इस तरह से समझें कि कुछ मामलात कुछ ऐसे हैं जो दरमियान में रगड़े में आ जाते हैं, कुछ मुल्क या कुछ ग्रुप्स या कुछ, मिसाल के तौर पे जैसे तुर्की बात करेगा, जब ये एक हाई लेवल पे बात हो रही है तो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मुलाकात रजब तैयब अर्दोगन से हो रही है उसमें ज़ाहिर है 2-3 मामलात डिस्कस होंगे। उसमें एक तो मामला डिस्कस होगा, जो टर्की बात करेगा, वो ये कि जो कुर्दों की आप हमायत कर रहे हैं सीरिया में, ठीक है, तो वो आप, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन फिर शायद वहाँ पे वो कहेंगे ठीक है कुर्दों के ऊपर कोई हम ठीक है वो उसको देख लेते हैं उस इशू को। तो टर्की की इस वक्त इम्पोर्टेंस है, तो टर्की की वो बात सुनेंगे, मानेंगे भी क्या? हाँ, मानेंगे बात मान लेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी बात, मैंने आपसे कहा ना कि छोटे फिर जो ग्रुप्स है, यूक्रेन देखिए पुतिन ने कंडीशन रखी है कि यूक्रेन डिस्कस नहीं होगा, मुलाकात में यूक्रेन डिस्कस नहीं होगा, और यूक्रेन के ऊपर बात जो है वो किसी अलामी वगैरह में, मतलब वो, और जर्मनी ने दरमियान में ये बात की है कि ठीक है यूक्रेन डिस्कस नहीं होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन से हमने बात कर ली, यूक्रेन के हवाले से कोई बात नहीं होगी। और इसी तरह से आप देखें तो ये जो आप देखें कि कैस्पियन सी है या ब्लैक सी है या बाल्टिक सी के साथ जो 3 रियासतें हैं, लिथुआनिया और ये सारे जो हम पहले भी बात करते हैं, एस्टोनिया, तो ये मुल्क जो हैं ये तो इनकी तो सरहदें मिलती है ना, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनकी तो सरहद मिलती है रूस के साथ और बेलारूस। तो इनको क्या डिफेंड करेगा नेटो जाके, क्या इनको डिफेंड करेगा मुझे बताएं, इनको नेटो किस तरह से बचाएगा, क्या करेगा नेटो? ठीक है, नेटो ने जो सर्द जंग खत्म हुई है तो $19 ट्रिलियन खर्च किए हैं अपनी फौज पे नेटो ने, और उसमें ये कौन सी, मतलब देखें कहां फंसा हुआ, मतलब नेटो क्या है इस वक्त, अब ये भी तो दुनिया के सामने आएगा ना। मतलब नेटो जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक अस्करी इत्तेहाद था, और आखिर में वो उसका आखिरी जो जंग उसने लड़ी है या हारी है या क्या किया खुदा जाने, वो नेशन बिल्डिंग अफगानिस्तान में, यानी नेशन बिल्डिंग, कौम बनाने का काम, ये नेटो फौज का काम ये हो गया कि वो नेशन बिल्डिंग करेगा अफगानिस्तान में जाके, यानी काउंटर इंसर्जेंसी और लड़ाई और इसको उसको छोड़ दें, मतलब नेशन बिल्डिंग, ये कोई नेटो के चार्टर में लिखा होता है नेशन बिल्डिंग, और आखिर में खाक नेशन बिल्डिंग हुई, वहां पे तबाह हो गया मुल्क। तो बात यह है कि अब इसको आप 100 साल पहले चले जाएं, आज से 100 साल पहले, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा,
तो एक ताकत दुनिया में कम हो रही है जो कि है बरतानिया, और एक ताकत जो है वो इमर्ज हो रही है जो कि है जर्मनी। ठीक है, ऐसे ही है ना जर्मनी। और फिर उसके बाद जो है वो एक लड़ाई शुरू हो गई पूरी दुनिया में, पहली जंग अजीम, लेकिन फैसला नहीं हो सका। उसके बाद फिर दूसरी जंग अजीम हुई, और दूसरी जंग अजीम जब तक हुई तो उस वक्त जर्मनी ताकतवर नाजी बन चुका था, पावर बन चुका था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके नतीजे में बरतानिया भी गया और जर्मनी भी गया, और उसके दो नई पावर्स निकल के आ गई, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और ये कितने से चला है? ये चला है कोई 50 साल 100 साल। ठीक है, और इसी दौरान चाइना इमर्ज हो गया। तो ये तो तेजी के साथ, यानी तारीख में कोई 180 साल, कोई कहता है 80 साल, कोई कहता है 150 साल, मुख्तलिफ इसके ऊपर कि सल्तनतें बनती गिरती दुनिया में जो औसतन है वो उनकी यही उम्र होती है। ठीक है, आप अगर पूरी तारीख उठा के देख लें, बहुत कम 1000 साल तक एक ही खानदान रहा हो, एक ही सल्तनत रही हो। कहते हैं कि एक पहलवान गुर्बत की वजह से सख्त परेशान था और वो कुश्ती के दाव पेच के सिवा कोई हुनर भी नहीं जानता था, और उसके वतन में उसके फ़न का कोई कदरदान भी नहीं था। बेचारा मट्टी खोदकर बड़ी मुश्किल से पेट भरता था। अच्छा, गरीबी के साथ साथ उस पहलवान पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी कि उसके दिल से सब्र और करार रुखसत हो गया था। वो खुशहाल लोगों को खाते पीते और ऐशो आराम में मसरूफ़ देखता तो हसद और रश्क की आग से उसका सीना जलने लगता। वो सोचा करता कि आखिर उन लोगों में कौन सा ऐसा कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो ये दिन रात मज़े कर रहे हैं, और मुझ में कौन सी ऐसी कमी है, मुझ में ऐसी क्या चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैं हर नेमत से दूर हूँ, महरूम हूँ। अच्छा, पहलवान की ज़िंदगी कहने के इसी सोच में, इसी तकलीफ़ में गुजरती रही। और एक दिन का जिक्र है कि वो मट्टी खोद रहा था और साथ ये सोच रहा था कि क्या ही अच्छा हो कि कोई ख़जाना हाथ आ जाए। कितने में अचानक उसका पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसने जल्दी से झुककर देखा तो इंसान के जबड़े की हड्डी थी जो पहलवान के पाँव की ज़रब से कहने कि चूर चूर हो गई थी। पहलवान ने जबड़े की हड्डी देखी तो गैर इख्तियारी तौर पर उसकी सोच का रुख बदल गया। उसे यूँ लगा कि जैसे कि हड्डी कह रही हो कि ऐ शख्स देख ले, मट्टी में मिलकर इंसान के मुंह का ये हाल हो जाता है। अब इस मुंह को जो तेरे सामने है, अब ये तुझ पर मुनहसिर है कि तू इससे नसीहत हासिल करता है या फिर नाशुक्री करता है। दुनिया में अगर कोई ऐसा मजदूर है जो मनोबोझ अपने सर पर उठाता है, या कोई ऐसा मालदार है जो तकब्बुर के बाइस अपने आप को आसमान के बराबर बुलंद ख्याल करता है, तो फिर अंजाम दोनों का एक ही है, यानी मट्टी में मिल जाना। इस नापायदार ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को बरतरी हासिल है तो वो सिर्फ अच्छे अमाल हैं कि उन्हीं के बाइस आखिरत की ज़िंदगी में अमन है और आफ़ियत नसीब होती है। अच्छा, शेख सादी ने खुश अंजाम और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने का एक सुनहरी उसूल ये बयान किया है, और वो ये है कि जी दुनिया और दुनिया में हासिल होने वाले जो असबाब हैं उनके अंजाम पर गौर करना। अगर कोई सच्चे दिल से इस उसूल पर अमल करे तो उसे पता चल जाता है कि ज़िंदगी ख्वाह कितनी भी लंबी हो आखिर ख़त्म होने वाली। इस हिकायत में एक सबक ये भी है कि इंसान को हर हाल में सब्र और शुक्र करना चाहिए। जो इंसान के पास मौजूद है उस पर मुतमईन और राज़ी होना चाहिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुक्रगुजारी नहीं करते हैं, यानी कम शुक्रगुजारी करते हैं।